हाय दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पैशन कंपटीशन में। आइए आज देखते हैं 18 सितंबर 2016 को हुए सीटेट को पेपर को। इसमें हम लोग ईवीएस पोर्शन को डिस्कस करेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 61 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है, पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम जिसे 6 उप विषयों के चतुर्दिक निर्मित किया गया है में पौधे और पशु को जानबूझकर परिवार और मित्र उप विषय के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। तो पर्यावरण अध्ययन में आपके टोटल 6 थीम हैं, जिसमें से पहला थीम है परिवार और मित्र। उसी का उप थीम रखा गया है पशु को, पौधे और पशु को उसका उप थीम रखा गया है। ठीक है, तो उप विषय के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। इसके लिए निम्नलिखित में से एक कारण को छोड़कर से सभी कारण हो सकते हैं। वह एक कारण कौन सा है? तो उसी नेगेटिव ऑप्शन को हमें चूज करना है जो उसका कारण नहीं हो सकता है। पहला है, सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में पौधे और पशुओं की स्थान निर्धारित करने में विद्यार्थियों को सहायता करता है। ये सही बात है। दूसरा है, इस बात को उभारना कि किस प्रकार मनुष्य एक दूसरे से घनिष्ठ संबंधों को साझा करते हैं। तो यही हमारा नेगेटिव आंसर है। चूँकि हमें नेगेटिव ही खोजना था तो यही सही होगा। तीसरा है, इस बात को उभारना कि किस प्रकार कुछ समुदाय की जीवन और आजीविकाएं विशेष पशुओं या पौधों से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। ये भी सही है। विद्यार्थियों को विज्ञान के दृष्टिकोण से पौधों और पशुओं को समझने में सक्षम बनाना। तो ये भी सही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में सर्वेक्षण का उद्देश्य है। पहला, समुदाय के साथ अन्योन्य क्रिया का अवसर प्रदान करना। दूसरा, बच्चों को विभिन्न लोगों के प्रति संवेदनशील बनाना। तीसरा, सूचना को प्रत्यक्ष प्राप्त करने का अवसर प्रदान करना। चौथा, आकलन के लिए एक अवसर के रूप में इसका उपयोग करना। तो जब बच्चे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सर्वेक्षण करेंगे तो इससे क्या होगा, वह समाज के साथ इंटरेक्ट करेंगे, यानी कि समुदाय के लोगों के साथ क्या करेंगे, अन्योन्य क्रिया करेंगे। तो पहला तो सही है। बच्चों को विभिन्न लोगों के प्रति संवेदनशीलता भी बनाने का मौका मिलेगा, यानी कि बच्चे जो हैं वो लोगों से परिचित हो सकेंगे, उनकी भावनाओं को समझ सकेंगे, उनसे बातचीत करके अपना विकास कर सकते हैं। तो ये भी सही है। सूचना को वह डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त करेंगे। जब वह सर्वेक्षण के लिए जाएंगे, लोगों से बात करेंगे, तो उन्हें जो भी सूचनाएं हैं वह अप्रत्यक्ष रूप से न प्राप्त होकर डायरेक्ट मिलेंगी। तो ये भी सही है। और उन्हें एक आकलन का अवसर भी मिलेगा। तो ये भी सही है। यानी कि ABCD चारों ही सही है। क्वेश्चन नंबर 63 है, 63 से 65। ठीक है, एक पैराग्राफ दिया है, इसी को क्वेश्चन पढ़कर हमें आंसर करना है कि शिक्षक द्वारा प्रदर्शित एक कटोरे में पानी उबालने और उसका वाष्पीकरण हो जाने के प्रयोग को देखने के बाद 7 से 8 वर्ष के बच्चों के द्वारा दिए गए उत्तर इस प्रकार हैं। यानी कि एक टीचर हैं जो क्या करते हैं, कटोरे में पानी को लेते हैं और फिर उसे गर्म करते हैं, यानी कि उबालते हैं। और उबालने के बाद क्या होता है, वाष्पीकरण होने लगता है पानी का। वाष्पीकरण प्रक्रिया में क्या होता है, जब हम किसी द्रव पदार्थ को गर्म करते हैं तो वह द्रव से गैस अवस्था में बदलने लगता है। ठीक है, अब बच्चों को इस प्रयोग को दिखाया जा रहा है और जो बच्चे हैं वह 7 से 8 साल के बच्चे हैं। तो वह अपना कुछ इस प्रकार से उत्तर देते हैं। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि पानी गुम हो गया, वो कह रहे हैं कि कटोरे में से पानी क्या हो गया है, गायब हो गया। दूसरा है कि कटोरे ने पानी सोख लिया। उन्हीं से कुछ बच्चे कह रहे हैं कि जो कटोरा है वो खुद ही पानी पी जा रहा है। ठीक है, वह उस प्रोसेस को क्योंकि समझ नहीं पा रहे हैं कि यह क्या हो रहा है, द्रव गैस में बदल के उड़ जा रहा है। ठीक है, अब कुछ बच्चे उसमें से कह रहे हैं कि आग ने पानी पी लिया, यानी कि कुछ देख रहे हैं कि नीचे से आग जला हुआ है जिस पर कटोरा रखा हुआ है, तो आग ही पानी को पी जा रहा है। कुछ कह रहे हैं कि भगवान ने पानी पी लिया, और उनमें से कुछ कह रहे हैं कि चूँकि ऊपर बच्चों को नैतिक ज्ञान दिया जाता है ना कि हाँ आसमान में भगवान रहते हैं, तो वो क्या समझ रहे हैं कि जो भगवान है वही पानी को खींच ले रहे हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन है कि ये उत्तर बच्चों और उनके विचारों के बारे में क्या बताते हैं। पहला, बच्चों के उत्तर तर्क संगत नहीं है। दूसरा, बच्चों की सोच गलत है। तीसरा, बच्चे अच्छा अवलोकन नहीं कर पाते हैं। या चौथा, वाष्पीकरण के बारे में बच्चों की विकल्पी विचार हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि बच्चे वाष्पीकरण के बारे में जान ही नहीं रहे हैं, उससे परिचित नहीं है, इसलिए वह ऐसे
अपना तर्क प्रस्तुत कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 है, शिक्षक को इन उत्तरों का सामना किस प्रकार करना चाहिए। पहला, जल चक्र का एक मानक चार्ट प्रदर्शित करें। तो क्या करना चाहिए कि टीचर को एक जल चक्र का चार्ट बनाना चाहिए और उन्हें बच्चों को दिखाना चाहिए। दूसरा है, वाष्पीकरण की परिभाषा दे और बच्चों को उसे याद रखने के लिए कहें, या फिर बच्चों को वाष्पीकरण की परिभाषा याद करवा दे, उसे रटवा दे केवल। जी नहीं, ऐसा नहीं करना है, बल्कि वाष्पीकरण के बारे में बच्चों को बताएं, उसे समझाएं। ठीक है, तब वो बच्चे समझेंगे, ना कि केवल परिभाषा उन्हें याद करवा दें। तीसरा है, उनके विचारों तक पुनः पहुंचने के लिए एक चर्चा प्रारंभ करें। तो यही सबसे सही जवाब है कि उनके विचारों तक पुनः पहुंचने के लिए एक फिर से चर्चा प्रारंभ करें और फिर बातों ही बातों में उनके जवाबों को क्या करें, सेटिस्फाई करें और उन्हें वाष्पीकरण प्रक्रिया के बारे में बताएं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 65 है, वाष्पीकरण विषय पर बच्चों की विविध सोच का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न एक नमूना हो सकता है। पहला, क्या होता है यदि जल चक्र होता ही नहीं। दूसरा, जल चक्र के क्रम के सोपानों की सूची बनाइए। तीसरा, जल चक्र का आरेख बनाइए और उसे नामित कीजिए। चौथा, जल चक्र के 5 लाभ लिखिए। तो इसका सही जवाब है, क्या होता है यदि जल चक्र होता ही नहीं। जब यह क्वेश्चन आप बच्चों से पूछेंगे तो बच्चे सोचेंगे, समझेंगे और अपने अनुभवों को साझा करेंगे, अपने विचारों को साझा करेंगे। तो उनका जो तर्क शक्ति है, तर्क करने की शक्ति है, उसका विकास होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से राज्य जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं। मैप से सीटेट में आपके 2 से 3 क्वेश्चंस हर साल ही पूछे जाते हैं। इसका जवाब देने के लिए आपको मैप की जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो आइए चलिए मैप को पहले देख लेते हैं। कश्मीर है और जम्मू कश्मीर से देखिए सटा हुआ है आपका हिमाचल प्रदेश और पंजाब। ठीक है, यहाँ पर जम्मू कश्मीर है और यहाँ पर सटा हुआ इससे राज्य कौन सा, हिमाचल प्रदेश और यहाँ पर पंजाब। तो जम्मू कश्मीर से कौन कौन सा सटा हुआ है, हिमाचल प्रदेश और पंजाब। हमारा सही जवाब हो जाएगा हिमाचल प्रदेश और पंजाब। आइए क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। प्रत्येक स्थान के नाम से के साथ उस क्षेत्र में बनाए जाने वाले सामान्य घरों के सही विवरण का मिलान कीजिए। पहला है मनाली, दूसरा राजस्थान, तीसरा असम, चौथा लद्दाख। तो बांस के खंभों पर बने ऊंचे उठे हुए घर कहाँ होते हैं, तो ये होता है आपका असम में। पत्थर या लकड़ी से बने ढालू छतों वाले घर यह कहाँ होता है, यह होता है लद्दाख में। हाउस बोट का इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है। मिट्टी के घर जिनकी छतें कटीली झाड़ियों से छाई होती है, यह कहाँ होता है, यह होता है राजस्थान में। और पत्थर के बने घर जिनके फर्श और छत लकड़ी की बनी होती है, तो यह आपका होता है मनाली में। ठीक है, क्या पत्थर के बने घर जिनके फर्श और छत लकड़ी की बनी होती है वो कहाँ होता है, मनाली में। तो आइए देखते हैं कौन सा सही होगा। कौन सा है, पहले का आपका सी है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ए का दूसरा, बी का चौथा और सी का पहला। आइए क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं कि पशुओं की त्वचा पर। क्वेश्चन नंबर 68 है कि पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न जो डिजाइन होते हैं वह क्यों होते हैं। उनकी शारीरिक शक्ति को इंगित करते हैं, परावर्तित प्रकाश के कारण होते हैं, उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं, या उस जलवायु के कारण होते हैं जिसमें वे रहते हैं। तो यह जंतु कि जलवायु के कारण होते हैं। जंतु उस स्थान पर रहना पसंद करते हैं जो उनके लिए अनुकूल हो। ऐसे में कुछ जंतुओं की त्वचा पर डिजाइन भी होते हैं, यह उनके अनुकूलन के गुण के कारण होता है, जो उनके जलवायु प्रदेश के कारण होता है जिनमें वे रहते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं उनका उस जंगल भूमि पर और उसमें पैदा होने वाले वस्तुओं पर अधिकार है। यह जनादेश किसके द्वारा दिया गया है, तो यह जनादेश आपका दिया गया है जंगल अधिकार अधिनियम 2007 के द्वारा। जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहा है उसका उस जंगल भूमि पर और उसमें पैदा होने वाली वस्तुओं पर अधिकार जंगल अधिकार अधिनियम 2007 द्वारा माना गया है। यह अधिनियम जनजाति व अन्य परंपरागत वनवासियों को वह अधिकार जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1923 के तहत छीन लिया गया था उन्हें पुनः प्रदान कर दिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं।
निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलाने वाले रोगों का समुच्चय कौन सा है? तो कौन से ऐसे कीट हैं या मच्छर हैं जो क्या करते हैं, रोगों को फैलाते हैं मच्छर द्वारा, यानी कि कौन कौन सा ऐसा रोग है जो मच्छरों द्वारा फैलाया जाता है? तो कौन कौन से हैं? तो वह है आपके डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया। मच्छरों से फैलने वाले रोग कौन कौन से? डेंगू, मलेरिया एवं चिकनगुनिया। डेंगू एवं चिकनगुनिया एडीज मच्छरों के काटने से फैलता है। इन दोनों के लक्षण लगभग एक जैसे ही हैं। जोड़ों में दर्द दोनों प्रकार की बीमारी में रहता है, परंतु चिकनगुनिया में ये दर्द वर्षों तक रहता है, जबकि मलेरिया के वाहक मच्छर मादा एनाफिलीज है। यह रोग प्रोटोजोआ परजीवी द्वारा फैलता है। क्वेश्चन नंबर 71 है घटपर्णी पौधा, जिसे नेपेंथिज भी कहते हैं। इसके बारे में कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं कि यह भारत में नहीं पाया जाता है, गलत बात है, यह भारत में पाया जाता है। दूसरा है मेढक कीड़े मकोड़े और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है। जी हाँ, जब मेढक कीड़े मकोड़े और चूहे इसकी सुगंध को सूंघते हुए इसके पास आते हैं, इसके ऊपर बैठते हैं, तो वह क्या करता है, उन्हें फंसाकर उन्हें खा जाता है। तीसरा है कि कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करने के लिए उच्च तारत्व की ध्वनियाँ निकालता है। जी नहीं, यह केवल सुगंध निकालता है, न कि ध्वनियाँ निकालता है। कहाँ मुँह छोटी छोटी कांटियों से ढका होता है? जी नहीं, यह क्या होता है, आपका सुराही के आकार का होता है, जिसकी लंबाई 1 इंच से 1 फुट तक देखी गई है। यह क्या करता है, नाइट्रोजन की आपूर्ति को पूरा करने के लिए मेढक कीड़े मकोड़े और चूहों को खाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों के किस समुच्चय में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो वह किस में पाया जाता है? आंवला पालक और गुड़ में पाया जाता है। किसमें? आंवला पालक और गुड़ में। आइए क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। हमारे देश के लगभग सभी भागों में मिर्च का उपयोग भोजन पकाने में किया जाता है। हमारे देश में मिर्च को लाने वाले व्यवसायी कहाँ से आए थे? दक्षिण अमेरिका, अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया या उज्बेकिस्तान? तो कहाँ से आए थे? आपके दक्षिण अमेरिका से। मिर्च का मूल उद्गम देश मैक्सिको को माना जाता है। हमारे देश में मिर्च लाने वाला जो व्यवसायी है वह दक्षिण अमेरिका से ही आए थे। क्वेश्चन नंबर 74 है। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है? तो कौन बनाता है? वो बनाता है फाख्ता। आइए क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। बचे हुए 15 क्वेश्चंस को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। किसी पशु के विषय में नीचे दिए गए विवरण को पढ़िए और उस पशु को पहचानिए। वह भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। यह दिन के लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं से उल्टे लटक कर सोता है। यह जिस वृक्ष पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है। यह लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहता है। यह कौन है? चिंपैंजी, पैंडा, स्लॉथ या फिर लंगूर? तो यह कौन होता है? यह स्लॉथ होता है और यह एक स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत आने वाला जानवर है। यह दक्षिण व मध्य अमेरिका में पाया जाने वाला मध्यम आकार का एक शाकाहारी है। यह धीमी गति से हिलने के लिए प्रसिद्ध है। आधुनिक स्लॉथ जंगल के वृक्षों में ही रहते हैं। यह देखने में भालू जैसा है परंतु भालू से भिन्न है। यह लगभग 17 घंटे वृक्ष की शाखाओं से उल्टा लटक कर सोता है और जीवित रहने के लिए यह पेड़ की पत्तियों को खाता है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।